सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो केमिस्ट्री की क्लास है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्लास होगी। ये 11th के लिए, 12th के लिए और बीएससी तीनों के लिए क्या है, कंपलसरी क्लासेज है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक इस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं सीखोगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इतिहास के रूप में देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इतिहास की बात करें तो 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको हम जीवित जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जीवित जंतु का मतलब क्या है, या तो पादप हो सकते हैं या वो जंतु हो सकते हैं। तो 1820 ईस्वी में बर्जीलियस एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम जीवित जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसके बाद 1845 में एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे, वूलर। इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लैब में भी बना सकते हैं। तो लैब में इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। क्या किया था, इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और एक पहला कार्बनिक कंपाउंड प्राप्त किया जिसे बोलते हैं हम यूरिया। क्या बोलते हैं, यूरिया। क्या सूत्र होता है, NH2CO NH2। तो वूलर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया और लैब में पहला कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया, उसे हम कहते हैं यूरिया। तो कई बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो वो होता है यूरिया। तो बात समझ में आ गई। तो वूलर ने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया और पहला कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया, उसे हम कहते हैं यूरिया। हाँ तो बच्चों, हमने देखा था कि 1820 ईस्वी में बर्जीलियस ने क्या कहा था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको हम जीवित जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है। उसके बाद 1845 में कौन आया था, वूलर आया था। उन्होंने कहा था कि हम कार्बनिक पदार्थों को लैब में भी बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया और लैब में पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया था, उसे हम कहते हैं यूरिया। इसके बाद कई वैज्ञानिक आए थे, कोल्बे आया था। कोल्बे ने कहा था ये लैब में एसिटिक एसिड को बनाया था, अमोनिया भी बनाया था फिर बाद में। तो ये इसका इतिहास था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसके बाद इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। दोबारा रिपीट करेंगे कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब यहाँ पे एक शब्द आया था हाइड्रोकार्बन। क्या आया था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक चीज कंपल्सरी मिलती है, वो मिलती है कार्बन। क्या मिलती है, कार्बन। तो हम कार्बन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p। तो यहाँ पर हम देखो कार्बन की हम बात कर रहे थे, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p। तो यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षकों में भरते हैं तो क्या होगा 2s2 और 2p2। ये इसका जो विन्यास है वो ग्राउंड स्टेट में, GS का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट।
और यहाँ पे इसका हम उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में विन्यास देखें तो इसका विन्यास क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे पहुंच जाएगा, p ऑर्बिटल के अंदर पहुंच जाता है। तो यहाँ विन्यास से देखने में प्राप्त होता है कि कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम कार्बन की संयोजकता निकालते हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ हम देखें ये कार्बन, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास, 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4। तो बात समझ में आ गई, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका उपयोग ये कार्बन कहाँ पे करता है, ये करता है बंध बनाने के लिए। कहाँ पे, बंध बनाने के लिए। और बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। एक तो होगा सिग्मा बंध और एक क्या होगा, पाई बंध। अब तुमको पता है सिग्मा बंध कैसे बनता है, जब 2 कक्षक आपस में हेड टू हेड अतिव्यापन करते हैं तब कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध। जब 2 कक्षक आपस में साइड बाय ओवरलैप, ऐसे साइड बाय ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बनेगा, पाई बंध। तो बात समझ में आ गई कि जब 2 कक्षक आपस में क्या होते हैं, हेड टू हेड अतिव्यापन करते हैं तो बनेगा सिग्मा बंध। जब 2 कक्षक आपस में साइड बाय ओवरलैप करते हैं तो बनता है पाई बंध। तो हम यहाँ पे सिग्मा और पाई बंध के आधार पर हम क्या करेंगे, समीकरण की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, यहाँ 3 प्रकार के केवल समीकरण काम आएंगे। पहला जो समीकरण होगा वो होगा sp, दूसरा जो समीकरण होगा वो होगा sp2, तीसरा समीकरण होगा sp3। ये 3 समीकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। यहाँ हम सिग्मा बंध के आधार पर हम समीकरण की व्याख्या करते हैं। अगर सिग्मा बंधों की संख्या 2 है तो कौन सा समीकरण होगा, sp। अगर सिग्मा बंध की संख्या 3 है तो कौन सा होगा, sp2। अगर सिग्मा बंध की संख्या 4 है तो क्या होगा, समीकरण sp3। अगर हम इनकी क्या करें, आकृति की बात करें तो sp समीकरण की आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी, लीनियर। और sp2 समीकरण की बात करें तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। और sp3 समीकरण की बात करें तो sp3 समीकरण की जो आकृति होती है वो होती है चतुष्कोफलकीय, टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, चतुष्कोफलकीय। तो यहाँ पे हमने 3 प्रकार के समीकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत काम आएंगे। एक तो होगा sp समीकरण, एक होगा sp2 और तीसरा होगा sp3। इनको हम उदाहरण की सहायता से समझें तो देखो कैसे। हम बात करें एल्केन की। एल्केन में क्या होगा, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बंध। क्या होगा, एकल बंध। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बंध होता है। और एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होगा, सभी सिग्मा बंध होते हैं। एल्कीन में क्या होगा, उसमें एक तो सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध। एल्काइन की हम बात करें तो इसमें एक तो सिग्मा बंध होता है और 2 कितने होते हैं, पाई बंध होते हैं। तो एल्कीन में सिग्मा बंध, एल्कीन में एक सिग्मा एक पाई और एल्काइन में एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पे हम उदाहरण की सहायता से समझें कि एल्कीन की बात करें। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेथेन CH4। CH4 की हम बात करें तो CH4 में क्या होगा, सिग्मा बंध की संख्या काउंट करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा।
तो इस कार्बन का जो संकरण हुआ वो कौन सा होगा, sp3। क्यों, क्योंकि सिग्मा बंध की संख्या अगर 4 है तो कौन सा संकरण होगा, sp3। अगर एल्कीन की हम बात करें तो देखो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये सिग्मा जब डबल बॉन्ड होगा इसमें एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो इस कार्बन के संकरण की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होने पर कौन सा होगा, sp2। इस कार्बन की बात करें एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा होने पर क्या होगा, sp2 संकरण। तो बात समझ में आ रही है, अगर सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो कौन सा संकरण होगा, sp3। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3, तो कौन सा होगा, sp2। अगर हम एल्काइन का उदाहरण देखें तो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्मा बंध है, जब 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन के संकरण की हम बात करें तो 1 और 1 2 सिग्मा और 2 सिग्मा होने पर sp संकरण। ऐसे इसका होगा एक सिग्मा, तो इसका क्या होगा, sp संकरण। पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते हैं, क्या होगा, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 प्रकार के संकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत सीखे थे। एक तो होगा sp का मतलब 2 सिग्मा बंध होंगे, और sp2 का मतलब 3 सिग्मा होंगे, और sp3 का मतलब 4 सिग्मा होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ प्रकार के संकरण सीखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन में क्या क्या गुण होते हैं। कार्बन के अंदर कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं कार्बन के जो इसको यूनिक बनाती हैं। पहले जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसमें क्या होता है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है। श्रृंखला बनाने का गुण क्या होगा साहब, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, कार्बन अपने ही तत्व के साथ क्या बनाता है, एक लंबी चेन बनाने के गुण रखता है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है यह सीधी श्रृंखला के अलावा एक साइड श्रृंखला भी बना लेता है। कितनी ही बड़ी श्रृंखला बनाते जाओ तो कार्बन में एक यूनिक गुण हुआ इसका कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच श्रृंखला बनाने की गुण होता है, और यहाँ पे साइड बाय श्रृंखला भी बनाता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एक वलय भी बनती है। तो कार्बन कार्बन के बीच श्रृंखला भी होती है और कार्बन के अंतर्गत वलय बनाने का गुण भी होता है। ये अपने ही सदस्य के परमाणुओं के साथ क्या करता है, वलय बनाता है। जैसे बेंजीन तुमने देखा होगा, बेंजीन में कितने कार्बन होंगे, 6। तो इसमें भी क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, एक वलय पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखें कार्बन में तो और कुछ कंपाउंड देते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे बेंजीन को देखें हम, तो बेंजीन में क्या होगा, कौन सा संकरण होगा, देखो प्रत्येक कार्बन का एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक जगह हाइड्रोजन होगा, तो प्रत्येक जगह हाइड्रोजन होगा। देखो ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा। तो हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के अंतर्गत 12 तो सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं। 12 सिग्मा होंगे और 3 पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर कार्बन के संकरण की बात करें तो देखो कितने सिग्मा हो गए, यहाँ पे 3, तो प्रत्येक कार्बन का संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। कौन सा हो जाएगा, sp2। तो बात समझ में आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के संकरण सीखे। कौन कौन से, sp, sp2 और sp3। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ और तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लेते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हेलोजन। हेलोजन का मतलब FCl, Br और ये चीज यहाँ पे हम देखें तो इन तत्वों के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सा भी तत्व काम नहीं आएगा। तो इनके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, इनकी संयोजकता कितनी होती है। तो देखो कार्बन की तो आपको पता ही है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4।
हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी संख्या होगी एक। ऑक्सीजन में क्या होता है, इसके पास भारी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में जो है बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो इसके कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 और 3। इसके बाद हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन के अलावा हमको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन के बारे में हमको देखना है। तो कार्बन होती है, इस कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4, हाइड्रोजन की कितनी होगी 1, ऑक्सीजन की कितनी होगी 2 और नाइट्रोजन की कितनी होगी 3 और हेलोजन की होगी 1। कोई सा भी कंपाउंड देख लो तो सब में ये जो है क्या होगा, ये तत्व मिलेंगे आपको, तो इनकी संयोजकता आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखो कोई सा भी कंपाउंड देखो, जैसे मैंने कहा तुमको ले लिया CH3COOH, एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, एमीन ले लिया CH3NH2। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तत्वों में से है क्या, नहीं है। यहाँ देखो एल्डिहाइड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से है क्या, नहीं है। तो सारे तत्वों में ये वाले तत्व, सारे कंपाउंडों में ये वाले तत्व आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो स्टार्टिंग से एक बार और रिपीट करते हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है साहब। और कार्बनिक रसायन के बारे के बाद हमने इसकी कुछ इतिहास के बारे में पूछा था कि भाई इतिहास में सबसे पहले 1820 में बर्जीलियस आया था। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जीवित जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद वुलर आया था, उन्होंने कहा था कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लैब में भी बना सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके एक पदार्थ प्राप्त किया था कार्बनिक, उसका नाम क्या है, यूरिया। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था, ये अभी हमने सीखा था। इसके बाद हमने पढ़े थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उससे उसकी संयोजकता कहते हैं। अभी हमने देखा था सभी में संयोजकता निकाली थी हमने। इसके बाद हमने देखा था संकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार के संकरण काम आएंगे। एक तो होगा sp संकरण, एक होगा sp2 और तीसरा होगा sp3। अगर सिग्मा 1 की संख्या कितनी है, 2 है, तो कौन सा संकरण होगा, sp। अगर सिग्मा 1 की संख्या 3 है तो कौन सा संकरण होगा, sp2। अगर सिग्मा 1 की संख्या 4 है तो कौन सा संकरण होगा, sp3। ये हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस सीखा था और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अच्छे से नोट्स बनाएं। तो हम कल से आपकी BSc फर्स्ट ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास जो है पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।